हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एजुकेशनल चैनल फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम आज के लेक्चर में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगी और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी। संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट्स क्या हैं, ये सब हम मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज मैं संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस करने जा रही हूँ, संविधान की प्रस्तावना। हम संक्षेप में प्रस्तावना की बात कर चुके हैं, बट मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे हैं, तो आज मैं यहाँ पर एक सेपरेट लेक्चर में ये प्रस्तावना पढ़ा रही हूँ और इसी लेक्चर क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना हमारे संविधान का ही हिस्सा है और संविधान में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना के इतिहास से। उद्देश्य प्रस्ताव को पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया और ये संविधान निर्माण की नींव कह सकते हैं या पहली ईंट भी कह सकते हैं। मतलब सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव आया और आज की प्रस्तावना का मूल यही उद्देश्य प्रस्ताव है। फिर 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। मतलब जो लोग संविधान बना रहे थे, कुछ लोगों का एक कमेटी थी, उस कमेटी में कुछ मेंबर थे और वो सारी जो मेंबर थे उनको हमने संविधान सभा कहा। तो ये संविधान निर्माण करने वाली सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को एज अ प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया। तो सबके मन में एक प्रश्न होगा कि संविधान बनाने से पहले उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। तो किसी भी काम को करने से पहले विचार की जरूरत होती है, जिसके तहत वो काम पूरा किया जाता है। तो इसी तरह संविधान के लिए भी एक मूल विचार या उद्देश्य को सुनिश्चित करना था। तो इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सभा के समक्ष रखा गया और फिर 22 जनवरी 1947 को सभा के सभी सदस्यों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ओके, तो इसके पश्चात इन्हीं विचारों और आदर्शों को केंद्र मानकर अपने जो संविधान का निर्माण हुआ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रस्तावना के इतिहास की। तो हमें ये भी जानना होगा कि जो हमारा प्रस्तावना का विचार है या इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है या किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान जैसी है। मतलब इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वर्डिंग है, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसे हम भारत के लोगों से शुरू होती है हमारी प्रस्तावना और फिर किस डेट को अंगीकृत किया गया यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है और जो इसका मेन उद्देश्य है प्रस्तावना का, वो हमारा अमेरिकी संविधान से है, क्योंकि अमेरिका का संविधान हमारा सबसे पुराना लिखित संविधान है। ओके, सबसे पुराना लिखित संविधान है। तो वहाँ से ही पंडित नेहरू ने उद्देशिका का जो विचार था वो हमारा अमेरिकी संविधान से लिया और एज अ उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये एग्जैक्ट प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान की। मैं यहाँ पर एक बार पढ़ देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब यहाँ पे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि वो भारत के लोग, मतलब वो वहाँ पर भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके द्वारा ये संविधान की प्रस्तावना अपनाई गई।
तो मैंने अभी जो ये प्रस्तावना पढ़ी उसमें मेनली 4 बातें निकल कर आती हैं। ये बातें हैं कि ये संविधान किसके लिए है या इस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरी बात है कि ये संविधान जिस देश के लिए बना है वह देश कैसा है या होगा, मतलब भारत की प्रकृति के बारे में। तीसरी बात है कि इस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, मतलब इस संविधान का प्रयोग हम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। और चौथी बात यह है कि इस संविधान को अपनाने की तिथि। इन चारों चीज़ों को हम प्रस्तावना के 4 तत्व कह सकते हैं। तो अब थोड़ा डिटेल में इनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को, और समाप्त होती है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है हमारे संविधान भारत के लोगों के लिए है, उनके द्वारा अपनाया गया है, और संविधान को शक्ति भी हमसे मतलब भारत के लोगों से ही मिलती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भक्त ना हो तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब तक भारत के लोग संविधान में विश्वास रखेंगे, इसे फॉलो करेंगे, तब तक ये संविधान शक्तिशाली रहेगा। इसका साफ तात्पर्य है संविधान को शक्ति भारत की आम जनता से मिलती है। जैसा कि आपने प्रस्तावना में देखा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द दिए हुए हैं। ये पांचों शब्द हमारे भारत की प्रॉपर्टी या प्रकृति के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि जहाँ या जिस देश में ये संविधान लागू होगा उस देश की राज्य व्यवस्था के ये 5 प्रमुख लक्षण या गुण होंगे। इन सभी शब्दों की बात मैं आगे इसी लेक्चर में करूँगी। तो अब जो तीसरा तत्व है वो है संविधान के उद्देश्य, मतलब इस संविधान से मुख्यतः किन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। ये उद्देश्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनकी भी चर्चा हम एक एक करके आगे करेंगे। और चौथा तत्व प्रस्तावना का इसके लागू होने की तिथि है, मतलब प्रस्तावना क्लियरली बताती है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तब से हमारा देश संप्रभुत्व वाला है। यहाँ तक बात हो गई कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके प्रमुख स्रोत और तत्व क्या हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना के संशोधन की। तो प्रस्तावना को 1976 में 42वें संशोधन के तहत संशोधित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक मतलब 2020 तक प्रस्तावना को केवल एक बार ही संशोधित किया गया है, और इस संशोधन के तहत इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। मतलब मूल प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। तो इस तरह से उद्देशिका या प्रस्तावना भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। इस प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। इस तरह से संविधान सभा के एक सदस्य सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रस्तावना के बारे में कहते हैं कि ये हमारे स्वप्नों, विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान सभा के एक और सदस्य KM मुंशी जी कहते हैं उद्देशिका संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना ही हमारे देश के बारे में सब कुछ कह देती है। तो जैसा कि ये कुछ सेंटेंस हैं, किसने कहा, इस पे से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नए शब्द जुड़े समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 42 के संशोधन के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया गया। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी न्याय से भी पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है। अभी तक मैंने बहुत सारी जगह पर कहा कि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो अब उन सभी चीज़ों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी प्रस्तावना का एक भी शब्द फालतू नहीं है। जो भी प्रस्तावना में लिखा है उन सब का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मतलब है। तो जो शब्द हैं, वो शब्द जो प्रमुख शब्द हैं वो हैं संप्रभुता,
समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, न्याय। यहाँ पर हम एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। संप्रभुता। संप्रभु शब्द का मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी भी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति काम नहीं करती है। ओके, भारत अपने आंतरिक व बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र है। जैसा अभी कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, ये भारत का आंतरिक मामला था और इसमें भारत ने खुद फैसला किया और धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह बात ध्यान देने वाली है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें से गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। धर्मनिरपेक्ष, इसे भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में इस शब्द के होने से ये पता लगता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, इन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है या हो। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, मतलब वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव मतलब लोगों द्वारा समय समय पर चुनाव, कानून की सर्वोच्चता मतलब कानून के आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अंबानी सब छोटे हैं, सबके लिए एक ही कानून है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्याय व्यवस्था का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। किसी की भी सरकार हो, जिस केस का जो फैसला करना होगा वो न्यायालय करेगा, इसमें सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। भेदभाव का अभाव मतलब राजनीति में कोई भी जा सकता है, नौकरी कोई भी कर सकता है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। इन सब चीजों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र में राज्य मतलब देश का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो कि हर 5 साल में होता है। न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जात, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ में किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। यहाँ पर स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में अगर कहूँ तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता व मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। इनमें कंडीशंस है और उन कंडीशंस के अंदर रह के ही लोगों को स्वतंत्रता मिली है। समता।
समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। इसका ये मतलब है यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल किए गए हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि कोर्ट प्रस्तावना के आधार पर किसी मामले पर फैसला नहीं सुना सकता। दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ पे 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसमें समता की भी बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी इसमें उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसकी बिल्डिंग। फिर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों द्वारा कहे गए हैं, या कुछ विशेषताएं थी जो हमारे प्रस्तावना की हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इन सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे लिखा है। तो इसी के साथ हमारा आज प्रस्तावना का जो थ्योरी क्लास थी वो खत्म हो जाती है और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, केशवानंद भारती विवाद के बाद हमारी संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग मान ली गई है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें हमारा आंसर है इसका संविधान की प्रस्तावना, मतलब ये हमारे जो उद्देश्य हैं उनको दर्शाती है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। मतलब हमको सिर्फ सही सेंटेंसेस देखने। तो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, अंतोगत्व उद्देशिका बना, तो ये हमारा सही है। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव से ये हमारी उद्देशिका बनी है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इस दूसरा सेंटेंस है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। मतलब केवल प्रस्तावना से कोई भी न्याय या फैसला नहीं दिया जा सकता है, तो ये वाला भी हमारा सेंटेंस सही है। फिर तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि अपनी जो प्रस्तावना है वो एक बार संशोधित हो चुकी है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। फिर नीचे कहता है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, मतलब प्रस्तावना के तहत तो रद्द नहीं किया जा सकता है, तो ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 4 ये वाला सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? मतलब ये जब लागू किया गया या मूल प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो इसमें कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ओके, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो जैसा कि अपने को पता है धर्मनिरपेक्ष वर्ड हमारा बाद में संशोधन के तहत जुड़ा, तो ये वाला तो बिल्कुल हट गया। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी सही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें समाजवादी वर्ड, ये वर्ड हमारा संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये 2 बचे, तो 2 में से ज़्यादा वर्ड इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द
संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। मतलब ये मूल रूप से तो नहीं थे, एक संशोधन के तहत सम्मिलित किए गए थे। कौन सा संशोधन था? अभी तक प्रस्तावना का एक ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संशोधन। तो हमको ये याद रखना है कि 42वां संशोधन प्रस्तावना का संशोधन था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो ये हमारा 42वें संशोधन के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो संप्रभुत्व ये पहले मूल रूप से था, व्यक्ति की गरिमा ये भी मूल रूप से था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष ये दो नए शब्द जोड़े गए, निजता ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो वर्ड हमारे संशोधन के तहत जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द शामिल नहीं थे, तो समाजवादी समाजवादी बिल्कुल नहीं शामिल था, धर्मनिरपेक्ष ये भी शामिल नहीं था, अखंडता ये भी शामिल नहीं था, गणराज्य सिर्फ हमारा शामिल था। तो ये यहाँ पे जो पूछ रहा है शामिल नहीं थे, तो 1 2 3, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है? तो हमारी प्रस्तावना ही शुरू होती है हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ये इतने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसमें 42वें संशोधन के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करते हैं? तो भारत में अनेक धर्म है, तो ये अनेक धर्म है, लेकिन हमारा धर्मनिरपेक्ष वर्ड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड का ये भी मतलब नहीं है। फिर धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कोई भी धर्म नहीं, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतया तथा समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की आत्मा कहलाता है? तो ये मतलब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके ऑप्शंस में दी गई हैं, लेकिन ये इतने बार आता ही रहता है। तो इसका आंसर है हमारा प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कहते हैं, तो आत्मा जो है वो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है, तो ये इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मूल अधिकारों के अध्ययन में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के पाठ में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो हमारा मूल अधिकार का जो एक चैप्टर है उसमें भी दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में भी दी गई है और मौलिक कर्तव्यों में भी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मतलब हमारा धर्मनिरपेक्ष वर्ड कहाँ पर है? तो इसको हमारी प्रस्तावना में ही जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो ये 42वें संशोधन के तहत, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो एक ही बार संशोधन हुआ है 42वां संशोधन, तो 42वें संशोधन के तहत ही जोड़ा गया होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 76 में, तो इस मतलब पूछ रहे हैं मूल रूप से कौन सा शब्द नहीं था? तो बंधुत्व हमारा मूल रूप से था, संप्रभु हमारा मूल रूप से था, समानता हमारा मूल रूप से था, और अखंडता को हमने 76 में जोड़ा था, इसका ऑप्शन सही हो जाता है डी। क्वेश्चन में हमारी संविधान की प्रस्तावना दी हुई है और यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें डेट फिल करनी है। तो आज
जिस दिन हमारा ये प्रस्तावना अंगीकृत की गई है, संविधान अंगीकृत किया गया, उस दिन की डेट पूछ रहा है। तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। ये वाला सेंटेंस हम देख चुके हैं किसने कहा है, तो ये कहने वाले थे के एम मुंशी, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। फिर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो प्रस्तावना में हमारे 3 तरह के न्यायों की ही सिर्फ बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कहीं भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, तो सिर्फ सही कथन हमें देखना है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये एकदम सही बात है कि हमारे ये शब्द, दोनों शब्द हमारे संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही सही हो जाता है। तो नीचे वाले ऑप्शन को इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर देखें तो 76 में संशोधन लागू हुआ था, तो यहाँ पे 77 और 75 लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, ये है हमारा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है। सिर्फ एक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, वो भी आर्थिक स्वतंत्रता का, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब किसमें दर्शाता है, तो उद्देशिका में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया है, मतलब वो पूछ रहा है कि हमारे संविधान में कौन कौन से नाम यूज किए गए हैं भारत के लिए। तो भारत तो वही है, हम भारत के लोग, कहीं कहीं इंग्लिश में इंडिया भी यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। और इसका हिंदुस्तान कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये हम बोलने के लिए बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में समाजवादी वर्ड है, ये संशोधन के तहत जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न, ये भी है, लोक कल्याण, ऐसा लगता है कि ये समाजवादी वर्ड है तो लोक कल्याण भी होना चाहिए, बट ये लोक कल्याण वर्ड हमारे प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो मतलब भ्रातृत्व का मतलब बंधुत्व से है, तो हमारे कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। फिर कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता या समता, 2 प्रकार की, और एक टाइप का बंधुत्व, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। आगे हम पॉलिटी में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में बस इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। थैंक यू।